ओम साईं राम। आप सभी को इस हिस्ट्री की क्लास में बहुत अच्छी तरह से मैं अंकित तिवारी आपका स्वागत करता हूं। जल्दी से सभी लोग अपने पेन और कॉपी को उठा लीजिए, क्योंकि अब जो पढ़ने वाले हैं ये वास्तव में मिडिवल हिस्ट्री का पूरा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके कम से कम 2 नंबर का पेपर फंसने वाला है। ध्यान से देखेंगे, ये सिर्फ चैप्टर आपको 2 नंबर दिला सकता है। आप जरा समझ करके देखना। अब आप उस शासक को पढ़ने वाले हैं जो वास्तव में इतिहास में अकबर के नाम से जाना जाता है। अपने आप में पूरी एक बुक है अकबर, लेकिन हमारे पास जो स्रोत है और जितना हमारे सब्जेक्ट में टॉपिक्स में पढ़ना है, हमें जितना एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे, अकबर को कहा जाता है ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाना जाता था। ध्यान से देखेंगे, इसको जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जानते थे। जलालुद्दीन नाम से आप एक खिलजी सुल्तान को भी पढ़ते हैं, जलालुद्दीन खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। लेकिन यहाँ आप अकबर का ये टाइटल है जलालुद्दीन, इसे ध्यान रखना। जब भी हमीदा बानो बेगम या हाजी बेगम, अकबर की माता जो थी, वो अगर अकबर को बुलाती थी तो वो इसी से बुलाती थी। अकबर को हमेशा वो जलाल के नाम से बुलाती थी, ध्यान रखना। अब जरा समझते हैं हम अकबर के बैकग्राउंड की तरफ, जो अकबर को वास्तव में अकबर बना देता है। ध्यान से देखना चीजों को। जब हुमायूं देश छोड़कर गया, यानी 1540 में जब हुमायूं बेलग्राम के युद्ध में पराजित हुआ, तो भारत छोड़कर के चला गया। जाने के बाद उसने 1541 में हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। यहीं से प्रश्न बनने शुरू हो जाते हैं। ये अकबर की माता थी। याद रखना, जैसे ही इनसे विवाह होता है, अकबर का जन्म अगले ही वर्ष यानी 1542 को हो जाता है। 1542 अकबर का जन्म। तो इस समय जब अकबर का जन्म हुआ, तो वास्तव में अकबर और अकबर के पिता भारत से एक भगोड़े शासक के रूप में सिर्फ जाने जाते थे। यहाँ इनकी कोई भी अभी तक चर्चा नहीं थी। क्यों? क्योंकि हुमायूं भारत का अब शासक नहीं बचा था। वो इस समय 1542 में, ध्यान से सुनना, सिंध के एक राजा रहे जिनकी रियासत थी अमरकोट। वहां के वीरसाल की ये रियासत में जाकर के रुक जाता है। ध्यान रखना, अकबर का जन्म यहीं पर हुआ है। याद रखना, सिंध के अमरकोट रियासत के राजा राणा वीरसाल के, ये प्रश्न पूछा गया है अकबर का जन्म कहाँ हुआ, तो आपको बताना है वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का जब जन्म हुआ तो कहा जाता है हुमायूं के पास देने के लिए, अपने सरदारों को देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने एक कस्तूरी निकाल करके उस कस्तूरी को तोड़ा और सीधे अपने सरदारों में वही बांटनी शुरू कर दी। कहते हैं जैसे जैसे कस्तूरी की महक फैली, वैसे वैसे हुमायूं के दिन भी जो बुरे थे वो हटने लगे। यानी कस्तूरी की उस महक ने हुमायूं के जीवन में एक बुनियादी परिवर्तन ला दिया। ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज को अकबर के बारे में अगर आपने समझ लिया तो आपके 2 नंबर पक्के। फिर इसके बाद कहा जाता है अकबर इसके बाद चला गया, जो हुमायूं था, ईरान की तहमास्प की शरण में। लेकिन उसने क्या किया, हुमायूं तो तहमास्प की शरण में गया, लेकिन उसने अकबर को अपने छोटे भाई, जिसको संभल की जागीर मिली थी, यानी याद रखना, हुमायूं का भाई जिसे संभल की जागीर मिली थी वो कौन था? हिंदाल। तो अकबर का जो पालन पोषण है वो हिंदाल ने ही किया है। ध्यान से देखना, पालन पोषण हिंदाल ने किया, और ये अकबर के चाचा थे।
जब अकबर बड़ा हुआ तो कहा जाता है पहला अकबर का जो विवाह है वो हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से ही हुआ था। तो यहीं से बस प्रश्न शुरू हो जाते हैं, यानी अकबर का पहला विवाह, अकबर का पहला विवाह। अभी तक अकबर ना ही राजा बना है, ना ही अकबर के पास कोई ऐसा पद है, लेकिन उसका जो पहला विवाह हुआ वो रुकैया बेगम यानी इसके चाचा की लड़की, यानी ये कह सकते हैं इसकी बहन से ही हुआ है। ध्यान रखेंगे, तो रुकैया बेगम से अकबर का पहला विवाह हुआ। अकबर के साथ जब ये घटनाएं चल रही थी तो उधर हुमायूं ईरान के तहमास्प की शरण में जा चुका था। तहमास्प की सेना के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई उनको लेकर के जब हुमायूं 1555 में भारत लौटता है तो उसने मच्छीवाड़ा और सरहिंद के लड़ाई में अपने भाई कामरान और फिर अफगान जो इस समय का राजा हुआ करता था भारत का, यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, सिकंदर शाह सूरी यानी इस्लाम शाह का पुत्र, उसको पराजित कर देता है। ये सरहिंद की लड़ाई थी जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद हुमायूं को दिल्ली की गद्दी मिल गई। फिर क्या था, जैसे हुमायूं को गद्दी मिली 1555 में, वैसे ही हुमायूं अगले ही वर्ष 1556 में, ये सब हुमायूं के चैप्टर में हम पढ़ चुके, लेकिन एक क्रम से चीजें समझेंगे। तो हुमायूं को जैसे ही 1556 में हुमायूं की मृत्यु होती है तो इसका हुमायूं का ही सहयोगी मित्र और सेनापति रहा बैरम खान अकबर को क्या करता है, गद्दी पर बिठा देता है। ध्यान रखना, अकबर को गद्दी पर बिठाने वाला बैरम खान ही था। अभी तक किसी को ये मैसेज भी नहीं दिया गया कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी, नहीं तो अकबर का एक भाई जो हकीम खां था वो बहुत ही नालायक था। याद रखना, हकीम खां जो कामरान का बेटा था वो पहले से ही क्या कर रहा था, षड्यंत्र रच रहा था कि किसी तरह जैसे ही हुमायूं यहाँ से हटे वो अकबर की मृत्यु कर दे, हत्या कर दे और गद्दी पर बैठ जाए। याद रखना, लेकिन बैरम खान ने यहाँ चालाकी दिखाई, जो अकबर के संरक्षक बने। बैरम खान ने दिल्ली में नहीं, याद रखना, दिल्ली में नहीं, कलानौर, ये इस समय वर्तमान में पंजाब में पड़ता है, वहीं पर अकबर का राज तिलक करा देते हैं। और ये चालाकी दिखाई, वो दिल्ली उसको लेकर के नहीं आए, दिल्ली लेकर के आते तो हो सकता है जो कामरान का बेटा हकीम खां था वो उसे मार देता। तो इस कारण बैरम खान ने क्या किया, बैरम खान ने अकबर का राज तिलक करा दिया। और इस राज तिलक के बारे में एक प्रश्न आपको मिलेगा, ये कहाँ कराया गया, ये पूछा जाता है। तो बैरम खान ने अकबर का राज तिलक करा दिया, और ये जो राज तिलक था ये बड़ा ही एक तरह से रचनात्मक ढंग से कराया गया था। ध्यान से देखेंगे, कहा जाता है जब अकबर का राज तिलक कराया गया तो वो जगह पूछी जाती है, तो कहाँ कराया गया, कलानौर, ये गुरदासपुर पंजाब में पड़ता है। ध्यान से देखना, ये पंजाब में पड़ता है, और पंजाब का जिला अगर पूछा जाए तो वर्तमान में गुरदासपुर। ध्यान रखेंगे, तो इस गुरदासपुर में इसका क्या कराया गया, गुरदासपुर में इसका कराया गया राज तिलक। अब अकबर का राज तिलक हो गया तो पूछा जाता है अकबर इस समय कितनी एज का था, तो ध्यान से देखना, अकबर इस समय मात्र 13 वर्ष 4 महीने का था। जरा सोच के देखिए, आप जब इस एज में होंगे तो क्या कर रहे होंगे। 13 वर्ष 4 महीने की एज में आप इस समय बहुत ज्यादा कर रहे होंगे, तो 12th की परीक्षा दे रहे होंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। ध्यान रखेंगे, 14 वर्ष की आयु में बच्चा हाई स्कूल तक पहुंचता है आज की एंड में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर अकबर का राज तिलक हो गया, यानी अकबर बादशाह बन गया। अकबर की समस्याएं यहीं खत्म नहीं हुई, अकबर की समस्याएं अब और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अभी अकबर के प्रतिद्वंदी जो थे उनको सबक सिखाना बाकी था अकबर का। तो ध्यान से देखेंगे, अब अकबर की पूरी एक कहानी, ये तो था अकबर के जन्म से लेकर के उसके राज तिलक तक की पूरी तैयारी। ध्यान से देखना, ये सब करने वाला अकबर का संरक्षक बैरम खान था। तो अब जब संरक्षक का नाम आ गया तो अकबर के बारे में कुछ विशेष चीजें जरा समझ लीजिए, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जरा ध्यान से देखना, कहा जाता है, मैं इधर से साइड से लिखना शुरू करता हूं, अकबर की माता तो आप जान ही गए, पिता भी आप जानते हुमायूं थे। फिर इसके बाद अगर पूछा जाए अकबर
के शिक्षकों के बारे में ध्यान रखना, कई बार पूछा गया। तो अब्दुल लतीफ इनके शिक्षक थे। लेकिन यह प्रश्न शिक्षक से जरूर पूछा गया, लेकिन याद रखना एक प्रश्न इसी जगह और पूछा गया कि मुगल सम्राट में से, मुगल बादशाहों में से कौन सा बादशाह निरक्षर था, यानी बिल्कुल पढ़ाई लिखा नहीं था। ये इतिहासकारों ने लिखा है, तो ध्यान रखना अकबर निरक्षर था। यह भी प्रश्न पूछा गया है, अकबर निरक्षर था, पढ़ा लिखा बिल्कुल था ही नहीं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी, वो भी बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। अगर सबसे पढ़ा लिखा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये सब आप सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ याद रखना ये भी प्रश्न पूछा गया। फिर इसके बाद में आता है नंबर संरक्षक का। तो संरक्षकों में अकबर का पहला संरक्षक जो माना जाता है मुनीम खान को माना जाता है। कई बार आपको इनका नाम शिक्षकों में भी शामिल कर दिया जाएगा, लेकिन वास्तव में ये इनके संरक्षक थे। फिर इसके बाद में कहा जाता है जब हुमायूं की डेथ हुई तो हुमायूं का सबसे करीबी व्यक्ति रहा था बैरम खान। बैरम खान को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि अब तुम अकबर का हर तरह से ध्यान रखोगे। जैसे बाहुबली में कटप्पा ध्यान रखता है, सेम उसी तरह से बैरम खान का रोल था। अगर आप उस छवि को याद रखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और लास्ट में चल करके जैसे कटप्पा एक तरह से विद्रोह कर देता, वैसे ही बैरम खान भी विद्रोह करता है और अकबर उस विद्रोह को बड़ी आसानी से पलट देता है और फिर जाकर के बैरम खान को क्षमा भी कर देता है। तो याद रखना संरक्षकों में जो इसके बाद मुनीम खान के आते हैं वो बैरम खान थे। इनके कारण ही अकबर बादशाह बन पाया था। ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, ये आपको पता है। बैरम खान ने जब अकबर को गद्दी पर बिठाया तो उसके समय बहुत समस्याएं थी। क्यों? क्योंकि इसकी दो धाराएं, अकबर की जो मैटर्नल थी, यानी दो धाराएं जो थी, यानी इनकी जो एक तरह से कह सकते हैं स्टेप मदर, वो क्या कर रही थी, जिनका नाम आपको याद रखना है। एक तो जीजीअंगा थी, इनको संरक्षिकाएं भी कह सकते हैं आप, जीजीअंगा, और दूसरी थी महामंगा। ये पूरा एक गुट था, महामंगा। इन दोनों के प्रभाव में रहने के कारण अकबर का ये समय यानी 1562 तक का समय पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से देखना, इसे ही क्या कहते हैं, पेटीकोट गवर्नमेंट या पेटीकोट शासन। क्योंकि महिलाओं के अंडर रह करके अकबर 1562 तक क्या करता है, गद्दी पर रहता है। इन्हीं के एक तरह से दिशा निर्देश पर कहा जाता है ये जो जीजीअंगा है और महामंगा, ये इनकी धाएं थी। याद रखना, धाएं थी, ठीक, जैसे स्टेप मदर होती। तो उस तरह करके ये अकबर के कुछ लोग थे जो अभी तक सबसे शासन में करीबी थे। इनके लिए ही अकबर एक तरह से समझ लीजिए गद्दी पर था, इन्हीं के सहयोग से और इन्हीं के प्रभाव से। लेकिन इनके ऊपर भी कैसे अकबर अंकुश लगाता है, कैसे बैरम खां का पतन होता है, वो सब चीजें भी आपको देखनी। तो ध्यान से देखना, एक एक चीज पर नजर मारेंगे। कहा जाता है, पहले हम बैरम खां पे बात कर लेते हैं। अकबर जैसे ही गद्दी पर बैठा, याद रखना एक एक पे चर्चा होनी। बैरम खां, इसको समझ लीजिए क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। याद रखना, बैरम खां को जब आप समझ रहे हैं तो बैरम खां के बारे में जरा देखिए। कहा जाता है ये इतना विश्वसनीय था अकबर का कि अकबर ने अपनी एक बहन, याद रखना अपनी एक बहन सलीमा बेगम जो हिंदाल की दूसरी पुत्री थी, उससे विवाह कराया था। याद रखना, सलीमा बेगम जो हिंदाल यानी हुमायूं के भाई की बेटी थी, हिंदाल की पुत्री, बैरम खां से विवाह करा दिया। याद रखना, ये पत्नी थी और अकबर की एक बहन भी थी। आगे चल करके जब इस बैरम खां का पतन हो जाता है, यानी डेथ हो जाती, तो अकबर ने फिर सलीमा बेगम से शादी कर ली थी और इन्हीं के पुत्र थे रहीम खां। ध्यान रखेंगे, बैरम खां के बारे में कहा जाता है कि इसी ने अकबर के लिए मालवा और ग्वालियर जीता है।
मालवा और ग्वालियर इस बैरम खां ने ही जीता है अकबर के लिए। यही नहीं रुका ये बैरम खां, कहा जाता है जब 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, पानीपत पार्ट 2, तो याद रखना इस पानीपत की द्वितीय लड़ाई का विजेता जो था वो अकबर नहीं था, वो तो सिर्फ बादशाह था, विजेता बैरम खां ही था। सेना का नेतृत्व बैरम खां कर रहा था और इसने बड़ी ही चतुराई से हेमू के आंख में तीर मरवाई थी। याद रखना जैसे ही हेमू की आंख में तीर लगी कुछ समय बाद हेमू की डेथ हो जाती, क्योंकि तीर इतना जहरीला था, यानी उसकी नोक में इतना जहर था कि जैसे ही हेमू के वो तीर घुसता है पूरे शरीर में जहर फैल जाता है और हेमू की तुरंत डेथ हो जाती। हेमू एक ऐसा नाम था जो 24 में से 22 युद्ध जीत चुका था, तो उस तरह के एक शासक को पराजित करना ये बैरम खां ही कर सकता था। याद रखना इस पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर को पानीपत के मैदान से, यानी दिल्ली के 40 किलोमीटर दूर स्थित पानीपत से, वहां से 5 मील दूर बिठा देता है। यानी पानीपत के मैदान से अकबर को 5 मील दूर बिठा देता है, कहता है तुम मैदान में जाओगे ही नहीं, पहले तो हमारी सेना और हम लड़ेंगे, हो सकता है इस सेना और हम मर जाएं लेकिन तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। और इसी कारण अकबर को ये विजय मिली थी। जैसे ही बैरम खां आगे बढ़ा, अकबर को ढूंढ रहा था, वैसे ही एक तीर मार दिया गया इसकी आंख में और बैरम खान तुरंत मर गया। एक जीता हुआ युद्ध जो हेमू था, हेमू एक जीता हुआ युद्ध हार गया। इसीलिए इतिहास में कहा जाता है कि हेमू की जो पराजय है वो एक दुर्भाग्य है उसका, और बैरम खां की जीत एक संयोग है। याद रखना सिर्फ संयोग है, बहुत ही एक तरह से टेक्निकल ये लड़ाई थी। तो ध्यान रखना ये थे बैरम खां। आगे चल करके बैरम खां के बारे में कहा जाता है कि जो पेटीकोट गवर्नमेंट है, यानी जीजी अंगा और माहम अंगा के कह सकते हैं प्रतिनिधित्व में, आगे चल करके बैरम खां के साथ कुछ दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। फिर दिक्कतें जब आती हैं तो बैरम खां ने कर दिया एक विद्रोह। अकबर ने इस विद्रोह को बड़ी ही आसानी से दबा दिया। ध्यान रखेंगे अकबर विद्रोह कर, ये बैरम खां क्या करता है, विद्रोह करता है और विद्रोह करके ये चला जाता है गुजरात। वहां जाकर के बैरम खां को अकबर द्वारा पराजित कर दिया जाता है। फिर इसके सामने, बैरम खां के सामने 2 ऑप्शन रखे जाते हैं कि अब या तो तुम हज करने चले जाओ, यानी देश छोड़ करके चले जाओ, बाहर चले जाओ, कहीं राज्य में अब मत रहो। दूसरा कहता है कि या तो अब तुम मृत्युदंड स्वीकार कर लो। तो बैरम खान ने कहा नहीं, हम हज पे चले जाएंगे। तो इसी समय हज में जाते वक्त कहा जाता है गुजरात के पाटन नाम के, इसे देवी पाटन भी कहा जाता है, इस जगह पर मुबारक खां नाम के व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी थी। याद रखना बैरम खां की गुजरात के बैरम खां की हत्या जो थी गुजरात के पाटन में मुबारक खां ने कर दी थी। मुबारक खां ने कर दी थी। तो इस तरह करके जो अकबर का एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति था वो भी विद्रोह कर देता है। तो सेम यही स्टोरी होती है बाहुबली और कटप्पा की। याद रखेंगे तो आपको ये पूरी कहानी याद रहेगी और बहुत सारे प्रश्न याद रखेंगे। याद रखना ये मुबारक खां ही बैरम खां का हत्यारा था जिसने गुजरात जाते वक्त इसकी हत्या कर दी। कई सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, एक एक आपको ध्यान से देखना है। ध्यान रखेंगे अगर आप मज़ेदार तरीके से समझना चाहते हैं किसी चीज़ को तो आप इसी तरह से पढ़ेंगे तभी मज़ा भी आएगा। पढ़ने को तो हर बार आप पढ़ते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा पढ़ लीजिए, कुछ इस तरह से पढ़ लीजिए कि शायद आप कभी ना भूलें। तो यहाँ पर आपको यही बस सिखाना है। फिर इसके बाद जब बैरम खां की एक तरह से पतन हो जाता है तो कहा जाता है इस जीजी अंगा और माहम अंगा के गुट ने आगे चल करके बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि माहम अंगा का जो पुत्र था आधम खां, याद रखना माहम अंगा का जो पुत्र था जिसका नाम आधम खां था, उसने आगे चल करके बहुत सारी अकबर के लिए विजय प्राप्त की। याद रखना माहम अंगा और इस साइड डाल लीजिएगा जीजी अंगा।
ये जो अवधि थी ये 1562 तक ही आपको बस दिखेगी। इन दोनों का जो प्रभाव रहा महामंगा और जीजीअंगा का, इनका सिर्फ 1562 तक ही रहा। तो याद रखेंगे जो माहम अंगा का पुत्र था आदम खां, याद रखना माहम अंगा इसका पुत्र क्या था, आदम खां। इसने भी बैरम खां के साथ मिल करके अकबर के लिए उस मालवा की लड़ाई को जीता था। याद रखेंगे अगर पूछा जाता है तो 1562 ईस्वी में मालवा की लड़ाई इन बैरम खां और आदम खां ने ही जीती थी। ये इसका पुत्र था। इसका जो जीजीअंगा था इसका पति था, याद रखना पति, उसका नाम था अतगा खां। अतगा खां, ये जो अतगा खां था ये अकबर का प्राइम मिनिस्टर था, यानी प्रधानमंत्री था। और जो ये आदम खां था ये अकबर का डेप्टी पीएम था, डेप्टी पीएम। इन दोनों ने क्या किया, महामंगा और पुत्र इसका आदम खां, इन्होंने एक प्लान बनाया कि किसी भी तरीके से क्या किया जाए, अतगा खां की हत्या करा दी जाए। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट तो अच्छा रचा और जा करके अतगा खां की हत्या कर दी। जैसे ही अतगा खां यानी अकबर के प्रधानमंत्री की 1562 में हत्या की गई अतगा खां की, वैसे ही ये खबर अकबर को लग गई। अकबर को जब ये खबर लगी तो अकबर ने आदम खां को मृत्युदंड दे दिया, यानी ये भी मर गया। इसको मारने वाला था आदम खां और आदम को अकबर ने मार दिया। जैसे ही आदम खां की मृत्यु हुई माहम अंगा सदमे से मर गई। याद रखना ये माहम अंगा की मृत्यु सदमे से हो गई, यानी अब अकबर के लिए 3 प्रतिद्वंदी खत्म। अभी तक उसका प्रधानमंत्री भी खत्म, डिप्टी प्रधानमंत्री भी खत्म। अब इसके बाद जो बची जीजीअंगा थी वो शासन में कोई रोल प्ले कर नहीं रही थी, इसलिए अकबर हो गया अब स्वतंत्र। अब अकबर 1562 के बाद जो भी निर्णय लेगा वो सब स्वतंत्र रूप से लेगा। चाहे आगे चल करके आप देखेंगे उसने 1562 में ही क्या किया था, दासों को मुक्त कर दिया था। कहता था अब युद्ध में जो भी जीतेंगे क्षेत्र उनमें जो व्यक्ति गुलाम बना लिए जाते हैं उनको गुलाम नहीं बनाएंगे, ना ही दास बनाएंगे। तो ध्यान रखना अब अकबर के हम रचनात्मक कार्यों पर देखेंगे। तो अकबर के रचनात्मक कार्यों को हम किस तरह ट्रायंगल से समझेंगे, एक एक बात को ध्यान रखना। ये था अकबर का पूरा एक कॉन्सेप्ट। ये जो सिस्टम है, इतना सिस्टम, ये महामंगा, जीजीअंगा, फिर इसके बाद महामंगा का पुत्र आदम खां और जीजीअंगा का जो पति था अतगा खां, ये याद रखना कि यही जो सिस्टम है यही क्या कहलाता है, यही था पूरा पेटीकोट शासन। ये जो भी बच्चा समझ गया, समझ लो अकबर की प्रारंभिक जीवन शैली 1562 तक, यानी उसके जीवन का 1562 तक का कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। ध्यान रखेंगे। तो इस तरह करके आप ये पॉइंट समझ गए। फिर इसके बाद आ जाइए जरा समझ लीजिए। फिर इसके बाद एक ट्रायंगल छोटा सा आप बना लीजिए ऐसे, और फिर इसके बाद 1562 के बाद अकबर हो गया स्वतंत्र। अब वो कार्य करेगा कि उसे विश्वसनीय लोग भी मिले और इसके बाद उसके शासन का जो वर्चस्व है वो भी कायम हो। तो इसी क्रम में उसने 1562 में ही क्या कर दिया, गुलाम बनाने से मना कर दिया। गुलाम बनाने पर रोक। याद रखना अकबर ने 1562 में गुलाम बनाने से मना कर दिया, यानी अब गुलाम नहीं बनाए जाएंगे। अब किसी भी व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाया जाएगा। अब जो भी व्यक्ति युद्ध में हराया जाएगा उसकी जो सेना होगी उसको गुलाम नहीं बनाया जाएगा, उसे वो अधिकार दिए जाएंगे जो वास्तव में एक व्यक्ति को अच्छे से दिए जाते। तो ये बात अकबर पूरी तरह से समझ गया था। फिर इसके बाद में जैसे ही 1563 का वर्ष आता है, ध्यान से देखना, 1563 का वर्ष आता है तो उसने क्या किया,
हिंदुओं का एक बहुत ही बड़ा कर जो अभी तक लग रहा था उसको क्या किया, उसको किया उसने बंद। याद रखना, अभी तक तीर्थ यात्रा कर लग रहा था, तो तीर्थ यात्रा कर को क्या किया उसने, समाप्त किया। और वो कब कर रहा है, 1563 में। तो याद रखना 1563 में उसने मथुरा से, मथुरा वृंदावन यानी कृष्ण की नगरी, मथुरा से तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। मथुरा से उसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तो 1563 में जब वो स्वतंत्र था तो ये काम करता है। अगले साल तो उसने बहुत ही बड़ा निर्णय ले लिया, याद रखेंगे 1564, जो इतिहास में उसकी महानता का एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं उदाहरण बना। इसने 1564 में जजिया नाम का मूर्ति पूजकों पर लगने वाला कर समाप्त कर दिया। जजिया कर समाप्त, कहता अब नहीं लेंगे जजिया। तो इस तरह करके अकबर ने अपने शासन की जो पहली नींव थी, जो बहुत ही गहराई तक रखी गई, वो ये थी। 1562 में उसने गुलाम बनाने से मना कर दिया कि अब जो भी राजा रजवाड़े हराए जाएंगे, उनके जो सैनिक होंगे या उनके साथ युद्ध लड़ने वाले होंगे, उनको गुलाम नहीं बनाएंगे। तो इससे क्या हुआ, राजपूत जो लोग थे उनको एक बहुत ही क्या कह सकते हैं आप कि सम्मान मिला। उन्होंने आगे चल करके अकबर के साथ मित्रता की, याद रखना। फिर इसके बाद में 1563 में उसने मथुरा से तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, यानी जो भी व्यक्ति अभी तक तीर्थ यात्रा के लिए हिंदू जाते थे उन्हें अब कर नहीं देना होगा। इसके पहले क्या था कि हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को सब्सिडी देते थे, चाहे वो बाबर हो या हुमायूं हो, लेकिन इस तरह का कोई भी कर समाप्त नहीं कर पाए। सेम यही था मूर्ति पूजकों से, यानी पूजा करने वाले भक्तों से लिया जाने वाला कर जजिया, ये भी खत्म कर देता है। इस तरह करके अकबर को प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 1 करोड़ रुपए, और रुपया इस समय आपको पता है चांदी का हुआ करता था। लेकिन वो एक महान शासक था, उसमें हर चीज को समझने की, ढालने की एक कला थी। वो कला अभी देखना कैसे आपको समझ में आएगी। तो इन सब चीजों को कर करके अकबर ने क्या किया, अपनी एक जो छवि थी वो लोगों में बहुत ही जबरदस्त डेवलप करा ली। फिर इसके बाद क्या था, अकबर को लगा कि अब वो अपने लोगों से सुरक्षित नहीं है, तो उसने 1562 में, याद रखना 1562 में उसने आगरा से अजमेर की क्या की, यात्रा की। याद रखना ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। 1562 में आगरा से अजमेर की यात्रा की। ये यात्रा करने के लिए उसे 700 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी, और ये इतिहास में मात्र 9 दिन में तय की गई अब तक की सबसे तेज दूरी थी। याद रखना अभी तक घोड़ों से जाना 700 किलोमीटर 9 दिन में बहुत ही मुश्किल था। आप सब याद करिए गुजरात की रानी कर्णवती, जिनके बारे में आपको बताया गया था, उस समय वो चित्तौड़ की भी रानी हुआ करती थी, राणा सांगा की पत्नी। हुमायूं को उन्होंने राखी भेजकर मदद मांगी थी, लेकिन हुमायूं को पहुंचने में वहां करीब 3 महीने का समय लगा था। अब सोचिए जरा, ये सिर्फ 9 दिन में पहुंच रहा है, कितनी जबरदस्त इसकी रणनीति रही होगी। जैसे ही यहां पहुंचता है 1562 में ही उसने कछवाहा राजकुमारी, कछवाहा राजकुमारी, ध्यान रखना, जोधाबाई से विवाह किया। इस विवाह को बड़ा ही एक तरह से कह सकते हैं बड़ा ही रोमांचक पहलू रहा, इसलिए क्योंकि कछवाहा राजकुमार मान सिंह रहे हों या इनके फिर आगे चल करके इनके कह सकते हैं जो बाबा थे, जिनको याद रखना भारमल कहा जाता था, यानी इनके जो मान सिंह के बाबा थे जिनको भारमल कहा जाता था, उनके बारे में आपको समझना है। याद रखना इनके जो जोधाबाई थी, ये भगवान तो याद रखेंगे कि जो कछवाहा
राजकुमार याद रखना भगवान दास थे, उनकी ये जो जोधाबाई थी ये बहन थी। याद रखना ये जोधाबाई इनकी बहन थी। तो इस तरह करके आपको एक कॉन्सेप्चुअल चीज मिली यहाँ से कि अब जो कछवाहा राजकुमारी जिनको जोधाबाई, इन्हीं का नाम याद रखना हरखा भाई भी आपको मिलेगा, हरखा बाई। इसी से आपको जोधा अकबर की कहानी भी मिलती है, याद रखना। तो इनकी ये बहन थी, याद रखना बहन थी। फिर इसके बाद में कहा जाता है इन्हीं भगवान दास के पिता, याद रखना इन्हीं भगवान दास के पिता जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कछवाहा राजा थे, इन्होंने बहुत सारे युद्धों को एक तरह से जीता था, लेकिन कोई भी अभी तक इनके लिए उपलब्धि नहीं अर्जित थी। वो थे भारमल, जिनके बारे में कहा जाता था कि अभी तक इनको कोई उपलब्धि नहीं मिली, लेकिन अकबर के संरक्षण में जैसे ही आए ना वैसे इनके दिन बदलने लगे। भारमल, अकबर ने इनके भारमल के बारे में कहा था कि राजपूतों में सबसे अधिक बुद्धिमान इंसान भारमल ही है, याद रखना इन्हीं के बारे में कहा। और भारमल के पुत्र थे भगवान दास, और इन्हीं भगवान दास के पुत्र थे याद रखना मान सिंह, जिनको आप देखते हैं। तो इस तरह करके एक गुट आपको अकबर के शासनकाल में ये मिला। पेटीकोट गवर्नमेंट जब खत्म हुआ, यानी उन जीजीअंगा और महामंगा का शासन क्षेत्र समाप्त हुआ, तो फिर भारमल और उनके पुत्र भगवान दास और उनके पौत्र यानी भारमल के पौत्र थे मानसिंह यानी जोधाबाई के भतीजे मानसिंह इनके सहयोग में आ जाते हैं। तो इस तरह करके अब अकबर को राजपूतों में एक ऐसा गुट मिल गया जो अकबर की हर तरीके से मदद कर सकता था। फिर अकबर ने इसी कछवाहा राजकुमारी से विवाह किया। फिर इसके बाद अकबर ने बीकानेर और जैसलमेर की राजकुमारियों से भी विवाह किया। याद रखेंगे ये अकबर के प्रारंभिक विवाह हैं। मैं यहां से हटाए दे रहा हूं। तो ध्यान रखेंगे, एक ट्रायंगल बना लीजिए जिसमें अकबर की पत्नियों के बारे में ध्यान से देखेंगे। तो पहली तो हरखा बाई, हरखा बाई ये कहां की थी? तो याद रखना ये जोधपुर की थी। फिर इसके बाद जैसलमेर और तीसरी इनकी राजकुमारी बीकानेर से थी। याद रखेंगे इस तरह करके, सिर्फ ये जगह याद रखना। पूछा जाता है अकबर ने किस रियासत से शादी नहीं की, तो याद रखना जोधपुर की राजकुमारी, जैसलमेर और बीकानेर, इनकी राजकुमारियों से अकबर ने क्या किया था? विवाह किया। फिर इसके बाद कहा जाता है जब ये विवाह कर लेता है इनसे राजकुमारियों से, तो अकबर अब बहुत मजबूत हो गया। अकबर के पास अब युद्ध लड़ने की टेक्निक भी आ गई, उसको बहुत सारे सहयोगी भी मिल गए, चाहे वो मानसिंह रहे हो, चाहे वो भारमल रहे हो, चाहे वो भगवान दास रहे हो। तो अब अकबर क्या करेगा? अब अकबर युद्धों को जीतना शुरू करेगा। याद रखना 1570 ईस्वी में सबसे पहले उसने क्या किया? सबसे पहले उसने जोधपुर को जीत लिया। फिर इसके बाद में 72 में गुजरात और फिर 74 में उसने बिहार को जीत लिया। गौर से देखेंगे, एक ट्रायंगल बना लीजिए जिसमें आपको सबसे पहले बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर समझना है। ये वही तीनों क्षेत्र हैं जहां से अकबर ने शादी की और इन्हें जीत कर ले आया। याद रखेंगे सबसे पहले उसने इन्हीं क्षेत्रों को जीत लिया, और जैसे ही वो इनको जीतता है यानी 1570 में जैसे ही वो इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करता है, उसका अगला टारगेट रहा, ये 1570 की घटना है, अगला टारगेट रहा 1572 का, और इसमें उसने क्या किया? इसमें उसने गुजरात को जीत लिया, गुजरात जीता। अब गुजरात के बाद उसके पास ये जो अभी तक पश्चिमी क्षेत्र के दो राज्य थे मजबूती से आ गए, यानी राजस्थान का बड़ा हिस्सा और गुजरात का हिस्सा। फिर इसके बाद उसने 1574 में जीत लिया किसे? बिहार को।
और फिर अगले 2 वर्ष बाद यानी 1576 में उसने जीत लिया बंगाल को। अब अकबर के पास बहुत बड़ा क्षेत्र आ चुका था। फिर इसके बाद कहा जाता है अकबर ने अहमदनगर को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए चांद बीबी से एक संधि की। याद रखना, इधर मैं लिखे दे रहा हूं। वो घटना है 1596 की। कहा जाता है अहमदनगर के ऊपर जब अकबर ने दबाव डालना शुरू किया कि तुम हमसे संधि करो, तो संधि हो जाती है, अहमदनगर की संधि होती है। और चांद बीबी जो थी यहाँ की शासिका, इन्होंने बरार जो अभी तक अहमदनगर के क्षेत्र में आता था मुगलों को दे दिया, यानी अकबर को दे दिया। बरार मुगलों को दे दिया। अगर पूछा जाए कि अकबर को बरार कब मिला या बरार को कब जीता, तो आप 1596 को ही टिक करेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि अहमदनगर के कुछ अमीरों ने चांद बीबी के इस निर्णय का विरोध करना शुरू कर दिया और 1596 में ही चांद बीबी की हत्या करा दी। जैसे ही चांद बीबी की हत्या होती है, वैसे ही अकबर का ये बरार जो क्षेत्र था, जो बरार क्षेत्र था, वो स्वतंत्र हो गया। फिर क्या था, अकबर को गुस्सा आ गया और 1600 ईस्वी में कहा जाता है अकबर ने अहमदनगर को जीत लिया। अहमदनगर को जीत लिया। फिर क्या था, अकबर ने जब अहमदनगर को जीत लिया तो आगे बढ़ करके 1601 ईस्वी में उसने असीरगढ़ का किला भी जीत लिया। असीरगढ़ का किला जीता, असीरगढ़ का किला जीता और ये उसकी आखिरी विजय थी, यानी अंतिम विजय। याद रखना, इस तरह करके अकबर का ये विजय अभियान चलता है। इसके पहले उसने, याद रखना, जैमल और फतेह सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, ये 2 बहुत ही महान राजा थे गुजरात के क्षेत्र के। याद रखना, जैमल और फतेह सिंह। जैमल और फतेह सिंह, इन दोनों की जब क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो इनके राजधानी में 2 इनके स्तंभ बने हुए थे, यानी इनके सिर की जो मूर्ति थी वो बनी थी। तो अकबर जब इस क्षेत्र पर आक्रमण करता है तो वो इन दोनों के वो स्तंभ ले आता है। ध्यान से देखना, शहादत जब इनकी हुई, यानी जब इनकी मृत्यु हुई, तो ये क्या करता है, इस क्षेत्र को जीत लेता है। यानी अभी तक जैमल और फतेह सिंह के क्षेत्र, जैमल और फतेह सिंह के क्षेत्र जिस पर गुजरात के शासकों का अधिकार था, यानी चित्तौड़, उसको अब अकबर जीत लेता है। याद रखना, चित्तौड़ के शासक जैमल और फतेह सिंह जब शहादत को प्राप्त करते हैं, चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है और इन दोनों के जो मुकुट के लगे हुए सिर थे उनको आगरा के द्वार पर लगा देता है। याद रखना, आगरा के द्वार पर लगवा दिए। सिर्फ पत्थर के बने हुए थे, ध्यान रखना, लगवा दिए। फिर इसके बाद में इसी को इतिहास में हाथी द्वार के नाम से जाना जाता है। हाथी द्वार, अगर आपसे कोई पूछे हाथी द्वार क्या है तो आप आराम से बता सकते हैं। तो इस तरह करके अकबर ने अपना विजय अभियान चलाया और इसके बाद उसने कई सारे विजयों को प्राप्त भी किया। फिर इसके बाद में अकबर का एक इतिहास में और युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी आपको समझना था, जो था इस बीच लड़ा गया 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध। ध्यान से देखना, इस युद्ध में बड़ा ही रचनात्मक एक तरह से ढंग जो था वो प्रयोग किया गया। महाराणा प्रताप की जो हार हुई वो उनकी एक तरह से कह सकते हैं पूरी तैयारी ना होने के कारण हुई, और अकबर की जीत वास्तव में मान सिंह के सहयोग से हुई। ध्यान से देखना, लिख लीजिए, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप हार तो जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने सारे क्षेत्र फिर से अकबर से छीन लिए। यह युद्ध लड़ा गया अकबर वर्सेस
महाराणा प्रताप, इनको आप राणा प्रताप भी कह सकते हैं, और ये वही राणा प्रताप हैं जो राणा सांगा बाबर से युद्ध करता है, उनके पौत्र। कहा जाता है कि मान सिंह और आसफ खां जो थे ये अकबर के सहयोगी थे। याद रखना, आसफ खां का चर्चा आप अभी जहांगीर के शासनकाल में देखेंगे। मान सिंह और आसफ खां, ये नूरजहां का भाई था मान सिंह और आसफ खां। आगे आप देखेंगे इस युद्ध के सेनापति बनाए गए। याद रखना, मान सिंह को सेना की कमान सौंपी गई और कहा तुम युद्ध जाकर के इसका लड़ो, और तुम राजपूत हो, तुम उस क्षेत्र से मिलने वाले हो जो राणा सांगा का क्षेत्र है, तुम इस युद्ध को जीत सकते हो। हुआ भी कुछ ऐसा, इसी एक तरह से कह सकते हैं विश्वास के साथ अकबर ने भेजा था, और इस युद्ध का परिणाम भी यही हुआ। इनके साथ, महाराणा प्रताप के साथ हकीम खां सूर थे। ये जो हकीम खान थे ये अकबर के एक तरह से चचेरे भाई भी थे, ध्यान रखना। फिर इसके बाद कहा जाता है एक भील नाम का जो जनजाति कबीला था वो भी महाराणा प्रताप के साथ था, युद्ध लड़ने के लिए बहुत ही अभ्यस्त था। इस युद्ध के मैदान में इन दोनों की ओर से एक तरह से युद्ध शुरू हुआ। महाराणा प्रताप इस युद्ध में क्या हुए, निर्णय क्या रहा, ध्यान से देखेंगे, हार गए। तो हार गए ये महाराणा प्रताप इस युद्ध को। और फिर क्या था, अकबर का जो सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी था महाराणा प्रताप, वो भी उसके रास्ते से हट गया। अकबर को भी इसकी बहादुरी के बारे में बोलने पर मजबूर कर देता है। लेकिन फिर क्या था, अकबर ने भी कोई एक तरह से कसर नहीं छोड़ी इस युद्ध के लिए। उसने ऐसे व्यक्ति को चुना जो इस क्षेत्र का हो, यानी मान सिंह को ही चुन लिया। तो इस युद्ध का पलड़ा अकबर के पक्ष में रहा। फिर इसके बाद अकबर ने अपने ही वंशजों जो अभी तक काबुल में रहा करते थे उन पर अधिकार करने की कोशिश की, यानी अभी तक अकबर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दे रहा था। याद रखना, इसी क्रम में अकबर ने अब अपने परिवारी जनों को पराजित करना शुरू किया। अभी तक उसकी भारत में विजय थी, यानी परिवारी जनों पर विजय। ये कई बार पूछा गया है कि उसने पहली विजय कौन सी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्राप्त की, तो याद रखना 1581 में उसने काबुल को जीता। जैसे ही काबुल को जीता उसने कंधार पर भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। यानी 1581 में ये दो बड़े सूबे जो अकबर के पास आ गए। यहां पर अकबर ने अपनी एक बहन को नियुक्त किया। याद रखना, यहां अकबर ने अपनी एक बहन को शासक नियुक्त किया। फिर इसके बाद अकबर ने इसी क्षेत्र के दूसरे अभियान की ओर रुख किया और 1586 में उसने कश्मीर के शासक को पराजित कर दिया, कश्मीर जीता। याद रखेंगे, जैसे ही वो कश्मीर को जीतता है यहीं पर बीरबल की हत्या हो गई थी। इसी अभियान में बीरबल की हत्या। बीरबल कानून मंत्री हुआ करते थे, यानी न्याय मंत्री की तरह कार्य किया करते थे। फिर इसके बाद में कहा जाता है कि इनकी जो हत्या हुई बीरबल की, यहीं पर एक यूसुफ जई कबीला था। यूसुफ जई कबीला, ये प्रश्न पूछा गया है कि अकबर की हत्या किसने की, तो यूसुफ जई कबीले ने बीरबल की हत्या की। ध्यान रखना, अकबर की नहीं, बीरबल की। तो बीरबल की हत्या कर दी गई 1586 में। तो इस तरह करके अकबर के अपने ही लोगों के विरुद्ध दो अभियान 1581 और 1586 में किए गए। इसके बाद अकबर ने समस्त भारत पर लगभग अपना एक तरह से आधिपत्य जमाया, बहुत ही एक तरह से उम्दा रणनीति को अपनाया, जिस कारण अकबर सफल रहा। अब हम जरा अकबर के उस सिस्टम को समझते हैं जो अकबर के बारे में और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ये थे उसके विजय अभियान, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद आ जाइए अकबर के कुछ और चीजें। क्या है कुछ और चीजें, जरा समझिएगा। पहली तो अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था देख लीजिए।
कहा जाता है अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था में प्रारंभिक 12 सूबे थे, यानी सूबा सबसे बड़ा जैसे कि प्रांत होता है। फिर इसके बाद अकबर के शासन क्षेत्र में कहा जाता था जिला दूसरा स्तर आ जाता था, और परगना और फिर ग्राम आता था, यानी इसके जो शासन के क्षेत्र थे वो 4 थे। कैसे कैसे जरा समझिएगा। सबसे बड़ा हिस्सा आता था सूबा, फिर इसके बाद आ जाता था जिला, सूबा से आते हैं जैसे वर्तमान का प्रदेश, फिर इसके बाद जिले, फिर इसके बाद परगना आते हैं जैसे आप तहसील कह सकते हैं, फिर इसके बाद आते थे गांव या ग्राम। तो ये था अकबर के प्रशासनिक ढांचा, यानी इतने में ये बटे थे। सूबों की संख्या पहले 12 थी, लेकिन फिर आगे चल करके 15 सूबे हो गए, क्योंकि अकबर ने बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया था, तो उसके कारण इसके क्षेत्रों में बढ़ावट हो गई और 15 सूबे हो गए थे। तो इस तरह करके अकबर ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया। केंद्र में अकबर के समय भी 4 मंत्री हुआ करते थे। केंद्र में 4 मंत्री थे। पहला मंत्री प्रधानमंत्री होता था, जो अकबर की सारी व्यवस्थाओं को देखता था। अकबर का पहला मंत्री प्रधानमंत्री होता था, जिसे वकील मुतलक कहा जाता था। याद रखेंगे, वकील मुतलक याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। जो पीएम था उसको किस नाम से जानते थे? तो वकील मुतलक। फिर इसके बाद इसका पहला मंत्री हो गया। दूसरा होता था वित्त मंत्री, वर्तमान में जैसे होते हैं। इन्हें अकबर दीवाने वजारत के नाम से जानता था। ये प्रशासनिक व्यवस्था जो थी, ये पद यानी वजारत या वित्त मंत्री का पद ये सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने ही बनाया था। तीसरा होता था सदर उस सुदूर। सदर उस सुदूर ये धार्मिक मंत्री होता था। याद रखना, ये अभी तक पद नहीं था, धार्मिक मंत्री। अभी तक ये जो कार्य होते थे एक विभाग करता था, जिसको काजी उल कुजात नाम के से जानते थे। तो इसके बाद चौथा मंत्री होता था, और उसका जो काजी उल कुजात का मंत्री होता था उसको काजी कहते थे। जैसे आजकल काजी होते हैं, उसको धार्मिक मामले दे दिए जाते थे। ये सल्तनत काल में था एक विभाग, लेकिन मंत्री नहीं था, ध्यान रखेंगे। इसने एक मंत्रालय बना दिया सदर उस सुदूर, जो धार्मिक मामले देखेगा। फिर इसके बाद चौथा केंद्रीय मंत्री, जिसे मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। मीर बख्शी, इसको मीर बख्शी को दायित्व दिए गए कि तुम पता क्या क्या देखोगे, तुम सेना के मामले देखोगे, और जो मनसबदार हैं उनके मामले देखोगे। तो जरा जल्दी से आप सब नोट कर लीजिए, अकबर के समय केंद्र के 4 मंत्री। फिर इसके बाद पेज को चेंज करना पड़ेगा और आपको समझना होगा। ध्यान रखेंगे, अकबर के ये 4 मंत्री थे। पीएम वकील मुतलक, वित्त मंत्री दीवान वजारत, सदर उस सुदूर धार्मिक मामले, मीर बख्शी सेना, या फिर इसके साथ साथ वो कार्य देखता था मनसबदारों के। तो अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में जरा समझ लीजिएगा, क्योंकि ये अकबर की एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा टॉपिक है। कैसे समझना है जरा समझेंगे। नोट कर लिया इसे, मैं पेज चेंज कर दे रहा हूं। अकबर को समझ गए तो मुगलों में कुछ और खास बचता नहीं है। ध्यान रखना, अब अकबर की डाल लीजिए मनसबदारी व्यवस्था, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी का कॉन्सेप्ट भी आता है। मनसबदारी इसे शुरू किया था, एक नया एक तरह से प्रयोग था, शुरू किया तो आप जानते ही हैं अकबर ने। और कब शुरू किया गया तो याद रखेंगे 1580 में। अकबर के जो रचनात्मक कार्य हैं वो सब 1562 के बाद ही दिखेंगे, क्योंकि जैसे ही वो पेटीकोट गवर्नमेंट यानी जीजी अंगा और माधव अंगा के जो सहयोग से मुक्त होता है, वैसे ही वो ये सब कार्य कर पाता है। तो ध्यान रखना,
1580 में जब इसने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की तो उसके पास बहुत सारी चीजें थी। ध्यान रखना है, इसका पहले तो प्रश्न ये पूछा जाता है शाब्दिक अर्थ। तो अगर अर्थ पूछा जाए तो इसके अर्थ होते हैं ओहदा, याद रखेंगे ओहदा, या इसी को आप पदवी कह सकते हैं, ओहदा या पदवी। मनसबदारी का एक तरह से शाब्दिक अर्थ था ओहदा या पदवी। जिसको जितना बड़ा मनसब दिया जाता था उसको उतना ही ज्यादा बड़ा ओहदा कहा जाता था या पदवी कही जाती थी। अकबर के समय की मनसबदारी व्यवस्था में जरा देखिएगा, कहा जाता है अकबर के समय 70% जो मनसबदार थे वो विदेशी थे, यानी भारत के नहीं थे। इनमें से आगे चल करके कहा जाता है मात्र 13% हिंदू मनसबदार थे। याद रखेंगे, कहा जाता था अकबर ने 10 से लेकर के 10,000 तक मनसबदारों की 33 श्रेणियां बना रखी थी कि किसको किस श्रेणी का मनसब दिया जाएगा। अभी समझ में आएगा ये क्या थी श्रेणियां। जरा एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, पूरा मनसबदार समझ में आ जाएगा। मनसबदारों को दायित्व दिए गए, कहा गया इनसे कि तुम जाओ और पड़ोसी क्षेत्रों को जीतना शुरू करो। यानी इनको दायित्व दिया गया कि क्षेत्र विस्तार करिए, जैसे इक्तेदारों को दिया जाता था। याद रखना, फिर इसके बाद में कहा गया कि इनको एक सेना भी रखनी है, यानी सेना भी रखनी है। इसके बाद कहा गया कि सेना जो तुम रखोगे उस सेना के बारे में पूरी व्यवस्था भी तुम्हें बतानी पड़ेगी, वो भी एक सब चीज आपके पास होनी चाहिए। तो इन मनसबदारों के जो दायित्व थे वो सीमित कर दिए गए और इस पद को आनुवांशिक नहीं बनाया गया, यानी जो इनका पद था आनुवांशिक नहीं था। यानी ये नहीं कि पहले बाबा थे फिर उनका बेटा बन गया और फिर वर्तमान में उनका भी बेटा बैठ गया गद्दी पर, तो पद आनुवंशिक नहीं था, ये व्यवस्था नहीं थी। हो सकता था मनसबदार अच्छा ना हो तो उसे बदल दिया जाए। ध्यान रखेंगे, अकबर के समय कुछ मनसबदारों को समझ लीजिए। मान सिंह को 7,000 का मनसब दिया गया है। पांच 5,000 से ऊपर के मनसब जो होते थे वो सिर्फ राजकुमारों को दिए जाते थे। मान सिंह एक राजकुमार थे, यानी राजा के पुत्र थे, तो ध्यान रखेंगे इनको 7,000 का मनसब दिया गया। इसी तरह अगर आप बीरबल को देखें तो बीरबल को 2,000 का मनसब दिया है। इसके बाद जब आप आ जाएंगे किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, तो इसने मनसब अंग्रेजों को भी दिया। और आप सबको पता है जब हॉकिंस भारत आता है तो उसे 400 का मनसब दिया जाता है। यानी हॉकिंस, ये जहांगीर के समय की घटना है, इसको 400 का मनसब। फिर इसके बाद मनसबदारी पर कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह एक पॉइंट में सब कुछ समझ लेंगे, मजा आ जाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर आप कॉन्सेप्ट को इधर उधर करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। याद रखेंगे, मनसबदारी पर अभी तक आए सारे प्रश्न इसमें आपके सामने होंगे, ध्यान से देखना। फिर इसके बाद कहा जाता है मनसबदारों के बारे में कि औरंगजेब ने, पहले तो शाहजहां को देख लीजिए, शाहजहां ने मनसबदारों पर कंट्रोल करने के लिए उन्हें सिर्फ 8 या 10 माह का वेतन दिया है। याद रखेंगे, इसने तो वेतन भी देना मना कर दिया था, सिर्फ 8 माह या 10 माह का वेतन दिया।
कहता था हमसे युद्ध तो करने जाते नहीं है, तो इन्हें वेतन पूरा क्यों दे। तो इस तरह करके शाहजहां ने इसे 8 या 10 माह का वेतन दिया। इसके बाद जब आता है औरंगजेब, तो औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा मनसब थे, सर्वाधिक, अकबर से भी ज्यादा सर्वाधिक मनसब इसके समय ही थे। यानी सर्वाधिक मनसब जो थे वो औरंगजेब के समय थे, याद रखना, औरंगजेब के समय थे। फिर इसके बाद कहा गया कि अब मनसबदारों के जो सर्वाधिक जो गिनती है वो औरंगजेब के समय, कहा जाता है इसी के समय 1/3 हिंदू मनसबदार थे, यानी करीब 33% सर्वाधिक। ये प्रश्न पूछा जाता है सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके राज दरबार में थे, तो औरंगजेब के, क्योंकि कट्टर था फिर भी वो हिंदुओं को नियुक्त करता था। और इन 1/3 में 50% मराठे थे, याद रखना। यानी अगर पूछा जाए हिंदू मनसबदारों में सबसे ज्यादा मनसबदार कौन थे, तो मराठे थे, याद रखना। फिर इसके बाद में कहा जाता है इसके दरबार में 11,456 मनसबदार थे, याद रखना, ये संख्या भी याद रखना, 456 मनसबदार। औरंगजेब जैसे ही दक्कन जाता है यानी दक्षिण भारत जाता है, ये मनसबदारी व्यवस्था जो है चरमरा जाती है। यही मनसबदार स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी इन्होंने पूरी तरह से एक मनसबदारी जो प्रथा थी उसको बदलने का प्रयास किया। इस तरह करके ये मनसबदारी व्यवस्था थी। मनसबदारों के बारे में कहा जाता था कि इनको जो घोड़े रखने की व्यवस्था थी वो भी की गई, याद रखना, दुअस्पा या सीअस्पा के नाम पर, मैं इसको शॉर्ट कर दे रहा हूँ। दुअस्पा प्रथा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी, दुअस्पा प्रथा, लेकिन इसमें अकबर ने क्या किया, दुअस्पा या सीअस्पा कर दिया। ये अकबर के समय की घटना है। अकबर ने दुअस्पा या सीअस्पा प्रथा शुरू कर दी। दुअस्पा या सीअस्पा प्रथा ये अकबर ने शुरू कर दी और कहा कि अब जो मनसबदार हैं उनके ऊपर एक प्रतिबंध होगा। कैसा? पहले तो वो बाएं पुट्ठे पर, जो घोड़े हैं उनके बाएं पुट्ठे पर अपने राजा के निशान लगवाएं, यानी राज दरबार के निशान लगवाएं। यानी याद रखना ये राजसी निशान होगा। यही दुअस्पा और सीअस्पा थी। और दाहिने पुट्ठे पर ये मनसबदार का स्टेटस होगा, यानी मनसबदार का निशान होगा, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में इसी में जात और सवार जैसे शब्द आए। जात और सवार, जात से आशय है बताना था कि उसके पास उसकी जात क्या है, उसका मनसब कितने का है। तो ये था कितने का है, तो वो तय कर देता था कि वास्तव में कितने का मनसब है। फिर इसके बाद उसके पास संख्या कितनी है घोड़ों की, घुड़सवारों की संख्या, यानी घोड़े और उसके पास कितने उसके सैनिक या सवार हैं। तो इस तरह मनसबदार का स्टेटस जात और सवार के आधार पर निकाला जाता था। अच्छा, मनसब जो होता था उसका प्रमोशन भी होता है, जैसे पद वाइज प्रमोशन होता है, वैसे ही कहा जाता था जो बड़े मनसबदार होते हैं, उन्हें उमराव कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, ध्यान से देखना, आपके मन को ये प्रश्न भा जाएगा, क्योंकि जब इतने बार ये प्रश्न पूछा गया है तो आगे के एग्जामों में भी पूछने की पूरी संभावना है। तो उमराव शब्द को याद रखना। उमराव जो था ये बड़े मनसबदार होते थे, बड़े मनसबदार
बड़े जो उमराव थे ये बड़े मनसबदार कहे जाते थे। इनके बारे में कहा जाता था जैसे मान सिंह को 7,000 का मनसब दिया गया, यानी ये बड़े मनसबदार हैं। 5,000 के ऊपर जो भी मनसबदार होते थे वो बड़े मनसबदार कहे जाते थे। तो उमराव जो थे बड़े मनसबदार थे। मनसबदारों के पद का प्रमोशन मनसबदारों का जो प्रमोशन था या पदोन्नति जो थी वो मीर बख्शी की सलाह पर होती थी। यानी मीर बख्शी, अभी जो आपने चौथा केंद्रीय विभाग पढ़ा था वो करता था, मीर बख्शी करता था। लेकिन पूछा जाए मनसबदारों की नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति बादशाह करेगा। इन मनसबदारों की नियुक्ति मनसबदारों की नियुक्ति, तो याद रखना नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति करेगा बादशाह यानी अकबर, और उसके बाद जो भी बादशाह जहांगीर, शेरशाह, फिर इसके बाद औरंगजेब। तो इस तरह फिर आपको देखना है, तो बादशाह करेगा। इतिहास में अब तक सबसे बड़ा मनसब जो दिया गया वो 60,000 का दारा शिकोह को दिया गया। याद रखेंगे तब मनसब जो था सबसे बड़ा मनसब 60,000 का था। ये आपको शाहजहां के समय मिलेगा। याद रखेंगे सबसे बड़ा मनसब, अभी आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिलेगा, तो याद रखना 60,000 का दारा को दिया गया, दारा शिकोह को, और ये शाहजहां का बड़ा बेटा था। याद रखना शाहजहां का बड़ा बेटा, जिसे औरंगजेब ने आगे चल करके मार दिया था। ध्यान रखेंगे तो इतना बड़ा मनसब अभी तक नहीं दिया गया था, और मनसब का जो स्टेटस था वो शाहजहां के शासनकाल में सबसे बड़ा 60,000 हो चुका था। ध्यान रखेंगे इस तरह करके आपने मनसबदारों की पूरी व्यवस्था समझ ली, एक भी प्रश्न अब बच के नहीं जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम अकबर की जो आगे की व्यवस्थाएं हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप इतना सब तैयार करिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।